वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज में का क्लास VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का चलने वाला है। लगभग 3 या 4 चैप्टर से जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले चैप्टर से करने वाले VBI जैसे होगा भीमराव अंबेडकर हो गया, 20 के दांत हो गया और ढाते विश्वास हो गया। इस तरह के जितने भी VBI क्वेश्चन पूछने जाता है इस सब चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। और केवल मेरा क्लास कर लेंगे तो हिंदी में कभी भी फेल होने वाला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा। क्योंकि हिंदी ही क्या 50 मार्क्स का पूछता है, ऑब्जेक्टिव केवल पूछता है और सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बना के आएँ, क्योंकि क्या है कि ऑब्जेक्टिव मशीन से चेक होता है। सभी कोई आजकल का स्टूडेंट जानता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मशीन से चेक होता है, इसलिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। अगर जितना सही है उतना ही मार्क्स मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्या है ऑब्जेक्टिव में कोई क्या कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि वो मशीन से चेक होता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करें। और मैं केवल किसी भी चैप्टर का VBI क्वेश्चन उसके अंदर से जितना पूछने जाने वाला क्वेश्चन है और पूछा गया है वो केवल क्वेश्चन लेके आते हैं। जैसे कि आज करने वाले हैं भीमराव अंबेडकर, इनके कहानी के बारे में नहीं जानेंगे। जो सा क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार और जो से पूछने की संभावना था, जो क्वेश्चन पूछने लायक है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज किसी चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है। जैसे भीमराव अंबेडकर ये संविधान ही निर्माण किए थे, तो इनसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछना 100% अनिवार्य है। क्योंकि इस चैप्टर से नहीं पूछेगा तो फिर संविधान का मतलब क्या होगा। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछता डायरेक्टली। जैसे क्या भीम स्वर्ण विभाजन, चैप्टर का नाम क्या है, स्वर्ण विभाजन जाति प्रथा है, अर्थात इसमें जातिवाद से पूरा रिलेटेड दिया गया है कहानी। तो कहानी पढ़ने का समय जा चुका है और बहुत निकट समय आ गया, 9 तारीख हो गया है और 17 से आप लोग का एग्ज़ाम है। तो क्या है, कहानी पढ़ने का तो ज़रूरत नहीं है, कहानी आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो स्वर्ण विभाजन एक प्रकार की क्या है, निबंध है। तो इनके लेखक कौन है, लेखक जन्म मृत्यु लगभग ये आप लोग 100% याद करके जाइए ऑल चैप्टर कहीं। क्योंकि अगर उसका राइटर जन्म और मृत्यु याद करके जाएंगे तो 15 मार्क्स आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। और उसके बारे में अंदर के बारे में जान गए तो समझिए कि लगभग फुल मार्क्स ही मिल जाएगा। हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स। जैसे इनका स्वर्ण विभाजन का लेखक कौन है, एक प्रकार का ध्यान रखना, ये निबंध है। कौन है, भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म 14 अप्रैल 1891 कहाँ हुआ था, महू में, जो कि क्या कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। महू एक जगह का नाम है। जैसे आप लोग जिस गांव में रहते हैं तो एक गांव का नाम है, तो हमारा क्या है एक बाकी तो आप लोग का डिस्ट्रिक्ट होता है। उसी प्रकार क्या है महू, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो महू नाम के एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। एक ऐसे फैमिली से गुजारा करते हैं, जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट मिडिल फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। उसी प्रकार क्या है, ये दलित परिवार से क्या बिलोंग्स करते हैं, अर्थात इनका जो जन्म हुआ था एक दलित परिवार में हुआ था। जिस प्रकार हम लोग कहते हैं कि गरीब परिवार में जन्म हुआ, उसी प्रकार इनका जन्म हुआ दलित परिवार में हुआ था। एक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रेरित रहे, अर्थात इनको प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उत्साहिक अर्थात पैसा कौन दिया था। एक बार ध्यान, बदौरदा नरेश ने, एक क्वेश्चन भी पूछता है, बदौरदा नरेश ने उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गया, अर्थात जब उत्साही किया पैसे दिया तो उसका उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए, न्यूयॉर्क गया। न्यूयॉर्क में जगह अर्थात अमेरिका में पड़ता है न्यूयॉर्क, जो क्या करता है अमेरिका में, याद रखें न्यूयॉर्क में। जब न्यूयॉर्क में पढ़ लिए, शिक्षा प्राप्त कर लिए, उसके बाद फिर कहाँ गए ये पूछेगा, तो क्या लंदन में गए। लंदन कहाँ, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। अपने देश में, वहाँ पर क्वेश्चन में बुक लिखा है 100 देश, हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या कह रहे, अपने देश में कुछ साल वकालत भी किए, अर्थात वकील के पद पर रह के और क्या के, जिस पर कहते हैं कि जज वकील, आप लोग नाम सुने होंगे। तो वह क्या वकालत किए। उसके बाद क्या, भीमराव अंबेडकर के क्वेश्चन इस टाइप के पूछेगा, डायरेक्टली लिख दिए, भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। क्वेश्चन में पूछेगा भीमराव अंबेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति रहे, 3, और पूछ देगा साथ साथ कौन कौन। तो ध्यान रखना, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, 3 सबसे ज़्यादा फेमस है। इनको क्या है, इनके प्रेरक आधार जिस प्रकार कहता है कि नेचर सिग्नेचर, जिस प्रकार साथी संग होता है, उसी प्रकार इनके 3 व्यक्ति थे अर्थात बहुत प्रभावित किए, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इन्हें क्या कहते हैं, संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। इनका मृत्यु कब हुआ,
दिसंबर में 1956 में। कहाँ था, किस स्थान पर हुआ, तो दिल्ली में हुआ था। इसी टाइप के क्वेश्चन कई और ऑब्जेक्टिव है हम पहले से लिख के रख चुके हैं कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है वो पिछले बार पूछा था कौन कौन बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले पूछे गए थे। और इसमें क्वेश्चन है जो कि आप लोग के बाद बता देते हैं। तो और क्या है, एक चीज़ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखे थे। बाबा साहेब अनेक पुस्तकें लिखे। कौन कौन लिखे, अर्थात बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं बुक, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है और क्वेश्चन पूछा गया है वही के बारे में बताएंगे कि किसको याद रखना है, किसको नहीं याद रखना है। तो बुक से खोज कर बहुत मेहनत लगा है, तो इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दे अगर ना हुआ हो तो, और हमारे साथ जुड़ जाए। द कास्ट इन इंडिया, ये जितने भी राइटर जो लिखे सभी इंग्लिश में लिखे थे। उसमें फर्स्ट क्या है, द कास्ट इन इंडिया फर्स्ट बुक फेमस है, इसको याद रखना है। सेकंड क्या है, देयर मैग्निज्म, ये जितने भी सब क्या है इंग्लिश वर्ड और द, जिसको हमारा द लिखते हैं TH द, ये सब क्या है इंग्लिश है, अर्थात जितने भी बुक लिखे हैं सब इंग्लिश में लिखे थे। हु आर दे, थर्ड में क्या है, हु आर दे। ये सब जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, कद है कि निम्नलिखित में से कौन भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया किताब है, इस पर क्वेश्चन पूछा। हु आर शूद्र, फोर्थ क्या है, हु आर शूद्रज। फाइव क्या है, बुद्धा एंड हिज धम्मा। सिक्स नंबर है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। जो फिफ्थ नंबर है ये बहुत बेबी आई है, क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्योंकि जो इस सन विभाजन था भीमराव जो अम्बेडकर बात किए हैं बुक में से, इसी के नाम पर से जो कहानी ले आया गया इसी पुस्तक से लिया गया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्योंकि जातिवाद के इसमें डिस्कस पूरा किया गया था, तो इसी के नाम था। इसको एक पूछेगा क्वेश्चन कि हिंदी रूपांतरण किससे किया, अर्थात जितने भी बुक लिखे हैं क्या है इंग्लिश में है, तो ये भी इंग्लिश में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो इसका हिंदी रूपांतरण पूछता है। इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था, ललित सिंह यादव ने। भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण वार्ड, भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण वार्ड रे, तो एक बात ध्यान रखना 21 खंडों में
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पिछले बार पूछा गया था ऑब्जेक्टिव टाइप में 2025 में, कितनों खंडों में विभाजित किया था? 21 खंडों में, याद रखें 21 खंडों में। यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतरण किसने किया था? इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव, इसका हिंदी रूपांतरण किया गया था। सौन विभाजन एवं जाति प्रथा कहाँ से लिया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछेगा। सौन विभाजन एवं जाति प्रथा कहाँ से लिया गया? तो यह ध्यान है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इसी बुक से लिया गया था। और इसका जब इंग्लिश में लिखा हुआ था तो इसका हिंदी रूपांतरण कर दिए थे ललई सिंह यादव ने। ये दोनों क्या है? भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है, समाज में कैसा भाईचारा होना चाहिए? ये पिछले बार पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। समाज में कैसा भाईचारा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? पानी और दूध के मिश्रित, अर्थात क्या देता है? दूध पानी, दूध एवं पानी के मिश्रण की तरह। जिस प्रकार दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार भाईचारे में भी अर्थात जितने भी जाति भेदभाव करते हैं उन लोगों का कहना है कि जो जिस समाज है दूध और पानी की तरह बिल्कुल रहना चाहिए, किसी से कोई भी चीज़ का क्या रहना, भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस तरह के भाईचारे होना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र। भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र, लोगों का तंत्र अर्थात लोगों का समूह। अब सेकंड चैप्टर का देखेंगे VVI क्वेश्चन, उसी बार थर्ड का देखेंगे। कंटिन्यू नहीं कराए हैं चैप्टर, ये हमारा जितने भी चैप्टर लिया गया है ये सबसे ज़्यादा जिस चैप्टर से पूछा गया उसी चैप्टर को क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं। चैप्टर नेम है दही वाला मंगमा। दही वाला मंगमा अर्थात इसका राइटर कौन है? सबसे मेन पार्ट आता है इसका राइटर कौन है? श्रीनिवास। लेकिन इसका फुल नेम क्या है? मस्ती वेंकटेश अभ्यंगार। इनका जन्म कब हुआ अर्थात कहाँ हुआ? इनका जन्म 6 जून 1891 में हुआ। कहाँ हुआ? कर्नाटक, जो कि क्या कोलार जिले के था। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था? कोलार। लेकिन ये क्या था? कन्नड़ में था। तो कन्नड़ में ये जो तो हिंदी जिन्होंने किया, कहानी का अनुवाद कन्नड़ में लाने के जो चीज़ किया BR नारायण। नेशनल बुक ट्रेस, जो हमारा कन्नड़ कहानी है वो कहाँ से लिया गया? तो क्वेश्चन पूछेगा नेशनल बुक ट्रस्ट से। इसके अंतर्गत आती है, फर्स्ट में लिखा गया ये क्या? मगम्मा। मगम्मा कहाँ के रहने वाले थे? तो मगम्मा एक औलूर के पास किसी गांव के थे। औलूर के किसी गांव का नाम क्या था? वेकेंटपुर। गांव का नाम था वेकेंटपुर था। पूछेगा कि मगम्मा किस गांव के नज़दीक रहता था, तो ये पूछ सकता है औलूर के पास था रहता था। लेकिन गांव के नाम अगर पूछ देता क्या लिखेंगे? वेकेंटपुर गांव का नाम है। ये काम क्या करते थे? दही बेचने का। दही कहाँ बेचते थे? तब बेंगलुरु में बेचते थे। अगर बेंगलुरु में पूछते थे तब बेंगलुरु से और उसके गांव से डिस्टेंस था लगभग 3 मील था, अर्थात उसका दूरी कितना था? 3 मील था। लेकिन उसके रास्ते में क्या है? एक अमराई का कुआं पड़ता था। ये फेमस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, अमराई के कुआं मिलता था रास्ते में है। लेकिन उस रास्ते से कभी कभी मगम्मा क्या करते? दही बेचने जाते थे। जब उस रास्ते से कुएं के पास से गुजरती थी तो कभी कभी डर भी लगता था, क्योंकि सुनसान रास्ते था अमराई के कुआं उस रास्ते में, तो डरते थे। उसमें से एक और ऑब्जेक्टिव पूछता, जब उनके विवाद हुआ था उनके बीच में, तो क्या हुआ था? उन्होंने एक ब्लाउज पहना था। लगभग ब्लाउज का उस वक्त कीमत क्या था? 7 से 8 रुपया था।
तो यहाँ पर कीमत भी पूछ सकता है कि ब्लाउज की कीमत कितना, 7 से 8 रुपये। ब्लाउज कौन सा ब्लाउज था, मखमल का, ठीक है, ये बात ध्यान रहे, मखमल का ब्लाउज था। रास्ते में क्या अमराई का कुआं पड़ता था, एक बार ध्यान। बहू का नाम क्या था, नजम्मा था। हाँ, और मगम्मा है, ज़्यादातर किससे बात करती थी, तो माजे से बात करते थे। और मगम्मा ज़्यादातर क्या खाते थे, पान सुपारी। एक दिन रास्ते से गुजर रहे थे कुएं के पास से, तो मगम्मा से थी रंगप्पा था, उसके क्या थे, एक कुएं के पास मिल गया था। तो एक दिन उसने क्या किया था, फर्स्ट दिन क्या था, चूना मांगा था। दूसरे दिन क्या हुआ था, पान सुपारी मांगा था। और तीसरे दिन क्या था, उसके मंगम्मा के हाथ पकड़ लिया था और क्या किया था कि कुछ पैसे उधार मांग ले रहा था। रीज़न उसके पास था, ये था कि उसके घर से क्या विवाद हुआ था मंगम्मा के अपने बहू से। एक क्वेश्चन और पूछता था कि बहू और मंगम्मा में लड़ाई किसके कारण होती थी, तो एक छोटे से बालक के क्या होता, पीटती थी, अर्थात उसके मंगम्मा के पोते क्या करती, पीटती थी बहू, इसी कारण लड़ाई हुआ था। अब सेकंड चैप्टर देखेंगे, ढाते विश्वास। ढाते विश्वास है 7 कोड़ी, जो कि उड़िया भाषा में, हमारा जो क्या था, उड़िया भाषा है, तो हमारा उड़िया भाषा से लिया गया है। जो ढाते विश्वास है, जन्म क्या हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है किस पर लिया गया है, लक्ष्मी पर। इनके लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, लक्ष्मण था। लगभग रिलेटेड नाम है, दोनों सेम ही है। जो कि लक्ष्मण जो काम करते थे, कोलकाता में नौकरी करते थे। इनके संतान जो थे कि 4 संतान थे, 2 बेटा था और 2 बेटियां था। एक बड़े बेटे थे, बड़े बेटे का नाम अच्युत था, ठीक है। और एक छोटे बेटे थे, छोटे बेटे लगभग 1 साल के थे। घर था देवी नदी के बांध के नीचे और दलही बांध के निकट था, अर्थात 2 बांधों के बीच में इनका घर था। अब 2 बांधों के बीच में घर था और जो कि दलही बांध था वो बरामदे से ही दिखाई देते, अर्थात जिस प्रकार सभी गाँव का जो आंगन होता है, बरामदा छोड़ा जाता है, वो क्या वैसी आंगन में से, इसको क्या बरामदा भी है या आंगन बोलते हैं, वहीं से क्या करता है, दलही बांध दिखता था, पास में ही था। ये पूर्वजों के द्वारा कुछ क्या था, 1 बीघा ज़मीन छोड़ा गया था। इतने जितने भी है टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये हम पढ़ाने नहीं आए हैं, क्यों, ऑब्जेक्टिव जो लड़ने वाले हैं वो बताने आए हैं, इसलिए बहुत मैनी छोटा क्लास होने वाला है। तो इनके पूछता है, बड़े बेटे के नाम क्या था, अछूत था। और इनका 2 बांधों के बीच हैं। हाँ, एक और लक्ष्मी के एक ससुर जी हैं, जो हीरा कुंड बांध एक बनता था। ये इनको याद आ गया, जो इस कहानी में जिक्र किया गया कि जब बांध में इन्हें जब 2 बांध था तो प्रत्येक वर्ष क्या आता, बाढ़ आता था। जब प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता था, तो इस वर्ष जब बाढ़ आया तो इस बाढ़ को देखकर लक्ष्मी के एक याद आया, पीछे वाला याद आया क्या, इनके जो ससुर जी थे, तो इसी प्रकार की बाढ़ आता था। तो एक हीरा कुंड बांध में ही क्या हुआ थे, मृत्यु हो गया था किनके ससुर जी, कुछ क्वेश्चन पूछा था, लक्ष्मी के ससुर जी के मृत्यु हो गए थे। और लक्ष्मी के गांव के में क्या होता, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता था। तो इस प्रकार के इस साल भी बाढ़ आया। इस साल जब बाढ़ आया तो क्या हुआ था कि लक्ष्मी के जो आंगन में कुछ क्या थे, जानवर थे और क्या हुआ था, चूड़ा बांधे हुए थे, अर्थात उन्होंने क्या किया था, जितने भी जब बाढ़ आया तो बच्चा के अपने लिए हुए थे, क्योंकि बच्चा 1 साल के था और 2 बेटियाँ थी। तो इसमें से केवल बड़े बेटे का जिक्र किया है और किसी का जिक्र नहीं किया है। क्या है, विष के दांत। तो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन देखने वाला है। हमारा क्या लेखक क्या नाम क्या है, नलिन विलोचन शर्मा। अर्थात जो हमारा विष के दांत है, 2 के कहानी है। एक क्या है, सेन साहब के बेटे था खोखा। दूसरे में क्या है, एक गिरधर लाल के बेटा था जो कि मदन था। तो इस कहानी में से भी कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से जितने क्वेश्चन पूरे कहानी से जितने भी क्वेश्चन बन के निकलते हैं उसी क्वेश्चन को लिया है, अर्थात ज़्यादा क्वेश्चन अर्थात जो भी ना पूछे जाने वाला क्वेश्चन लिया ही नहीं गया है। जो बार बार पूछे जाते हैं अर्थात जिस प्रकार उसी प्रकार लिया गया। तो हमारा विष के दांत है, लेखक का नाम क्या है, नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। जन्म क्या हुआ 18 फरवरी 1916 में। मृत्यु कहेगा था
क्या करना 1961 कर देना, इसको बदल देना, जो कि आप लोग के कोचिंग में ही पढ़ा दिया गया होगा या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़े होंगे तो पढ़ लिए होंगे। यह हमारा रिवीजन का वक्त चल रहा है। तो क्या 18 फरवरी 1916 में कहाँ हुआ था? बदरघाट, जो कि पटना में पड़ता है। जगह का नाम क्या है? बदरघाट। कहाँ में पड़ता है? पटना में पड़ता है। पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा, अर्थात दोनों बिलोंग्स करते हैं शर्मा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे जो ये 20 के दांत था, ये बिहारी का था, बिहार से ही था, बिहारी समझो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाषा से क्या थे? भोजपुरी थे। पटना बिहार में ही आता है। कहाँ था? बदरघाट, जो बिहार में। तो लैंग्वेज हमारा भाषा कौन सा था? भोजपुरिया था, अर्थात भोजपुरी था। इनका मृत्यु क्या हुआ था? 12 सितंबर 1961 में। एक बात ध्यान देना, लास्ट वाला को क्या पलट देना है। तो क्या हुआ? 1961 में हुआ था। इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फर्स्ट रचना दृष्टिकोण, सेकंड क्या? संत परंपरा, और थर्ड क्या है? थर्ड में मानो फर्स्ट मार्क किसी को, लेकिन जो हम 4 जो लिए हैं इनके कहानियाँ, जो कि बहुत फेमस है। हालांकि इनकी कहानियाँ भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले होते हैं उसी कहानियों को लिया गया है। तो मानदंड है, कहानी संग्रह है। सेन साहब, अर्थात सेन साहब के बारे में इनके जानते हैं। एक सेन साहब थे, एक अर्थात एक बड़े घराना से बिलोंग्स करते हैं, एक गरीब घराना से बिलोंग्स करने वाले। इन दोनों के क्या है, इसमें कहानियाँ हैं। तो सेन साहब थे, इनके पास खुद का एक कारखाना था, जिस पर आज किसी कंपनी के लोग मालिक होते हैं, उसी प्रकार क्या है, इनका एक कारखाना था। इनके फैक्ट्रिया में काम करते थे, और इनके फैक्ट्री में काम करते हैं एक गिरधर लाल। सेन साहब के फैमिली के बारे में जान लेते, उसके बाद गिरधर के बारे में जाने, गिरधर लाल के फैमिली के बारे में। तो सेन साहब के घर में 5 लड़कियां और एक बेटे थे, अर्थात टोटल 6 थे। एक सेन साहब की वाइफ होगी, लेकिन इसमें जिक्र किया गया है उनके बेटे और पुत्र के। और सबसे छोटा है कांसू ही, अर्थात इनके बेटे हैं। 5 लड़कियां के बाद छठा पर क्या है? कासू, अर्थात इनके बेटे हैं। जिस पर आज के परंपरा में देखा जाए तो क्या करते हैं, एक बेटे के चक्कर में क्या करते हैं, काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं। उसी पर सेन साहब थे, कोशिश किए थे। तो छठे पर क्या है, कासू है। अब जिस घर में एक ही पुत्र हो तो उसका बढ़ावा बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसी प्रकार 5 लड़कियां के बाद क्या थे, एक पुत्र थे। तो इसको बहुत लाड प्यार से क्या कहते हैं, पोसे थे। तो इनके जब पोसे थे तो इनके कांसू, अर्थात इसको बंगाली भाषा में एक सबसे ज़्यादा है, कांसू से ज़्यादा पूछता है खोखा। ये दोनों से क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था कि खोखा का क्या नाम था, ऑथेंटिक। ऐसे लोग खोखा कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग के गाँव में पुकारता है कि किसी का नाम कुछ और रहता है, किसी को कुछ और से पुकारते हैं। जैसा किसी इंसान का हाइट कम हो तो बौना करके पुकारते हैं, उसी प्रकार क्या है, इसे खोखा करके पुकारता था, नाम ही है। तो सबसे दोनों ज़्यादा ही फेमस है, लेकिन खोखा सबसे ज़्यादा फेमस है। कभी कभी पूछ देता है कि सेन साहब के बेटे के नाम क्या था, तो खोखा नहीं मारना है, कांसू मारना है। ठीक है, दूसरा नाम क्या था, खोखा से भी जाना जाता था। और इनके जो फैमिली थे, अर्थात जिनके पास कारखाना होता है, तो क्या बंगला भी था, अर्थात बहुत बंगला कहने का अर्थ है कि एक बड़ा सा महल प्लस में क्या ग्राउंड कुछ हो, कुछ नौकर काम करते हो। तो इनके नौकर भी थे, जो इनके एक कार थे जो कि काले रंग के, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, 7,500 के थे, जो कि बहुत पिछले, अर्थात उस वक्त के टाइम 1-2 रुपया जिस वक्त कीमत था, उस प्रकार 7,500 बहुत ज़्यादा था। जिस प्रकार अभी सोचते हैं हम लोग कि 7 लाख 7.5 लाख, उसी प्रकार के रेंज में पहले था। तो बहुत था। इनके यहाँ काम करते थे क्या, फैक्ट्रियों में गिरधर। उनके बेटे का नाम क्या था, मदन नाम था। यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछता है कि कांसू किस खेल के लिए ललक के रह गया। तो एक ध्यान रखना है, लट्टू के खेल में, ये सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। कांसू को
क्या बनाना चाहता था? अर्थात जो इनके एक पुत्र था कासू का क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर बनाना चाहता था। और ये क्या करता था? इनके कहानियाँ काफ़ी सुने होंगे। एक गाड़ी के हेडलाइट फोड़ देता बहुत से, अर्थात तो कोई भी गलतियाँ कारनामा किसका रहता था? खोखा को ही रहता था। इनके 5 पुत्रियाँ थी अर्थात 5 बेटियाँ थी। ये पिछले बार क्वेश्चन में पूछा गया था, 2 मार्क्स में पूछा गया था। इसमें बोल दिया था कि कौन कौन है, लिखने के लिए था, इसलिए 2 मार्क्स में पूछा था। तो याद रखना 5 लिखना था। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 थे। तो इस कहानी का इतना ही अंत होता है। और VVI जो क्वेश्चन था वो बता गए, और बाकी इसके बारे में पढ़ने पर कहानी ही है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। और इस प्रकार के निचोड़ VVI क्वेश्चन अगर पढ़ लिए तो आपका 80 से 90% आने से कोई नहीं रहता, क्योंकि 50% अर्थात 50 मार्क्स ही क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव मशीन से चेक होता है। जब मशीन से चेक होता है तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। जितना मार्क्स आया वो फिक्स आएगा, क्योंकि काउंटिंग किया हुआ मशीन से आता है, तो उतना ही नंबर मार्क्स चढ़ा देगा। बाकी सब्जेक्टिव में कई लोगों का अपने लैंग्वेज में अर्थात खुद लैंग्वेज में लिखते हैं, तो लिखने का तरीका किसी को कुछ भी हो सकता है। अचानक जांच करने वाला का मन कुछ भी हो सकता है, तो उस वक्त मार्क्स मिल ही जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, जितना बनाएंगे उतना ही मार्क्स मिलेगा। एक मार्क्स में बहुत ज़्यादा, अगर ऑब्जेक्टिव आप 50 में 50 सही कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? रिवाइज करें और एग्ज़ाम प्रॉपर्ली दें। इसमें वीडियो में लगभग 4 पढ़ाए हैं, उसमें क्या देख लिए तो 20 से 30 मार्क्स, 20 मार्क्स तो कंफर्म बता सकते, 30 मार्क्स में नहीं, लेकिन 20 मार्क्स कंफर्म बता सकते हैं यहाँ से आने वाला है इस वीडियो से।